ठीक है, तो यानी कैम्ब्रिज क्यूटीएम हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा देखेंगे कि फिशर ने अपनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बेसिकली क्या बताया, उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो उन्होंने एम वी इक्वल टू पी टी दिया था, उन्होंने टी को और वी को कांस्टेंट माना था, बार का जो साइन है वो कांस्टेंट को दिखा रहा है। ठीक है, और फिर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो मनी सप्लाई है अगर है तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। प्राइस लेवल के बढ़ने से क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी, यानी मुद्रा का मूल्य जो है कम हो जाएगा। ये इन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला था। कौन? फिशर। कौन? फिशर ने जो है बताया था कि जो मनी सप्लाई है अगर वो बढ़ती है इकोनॉमी में तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पर पड़ेगा, प्राइस के जरिए वैल्यू ऑफ मनी जो है कम। ठीक है, और इसी के आधार पे उनका जो जो अप्रोच है, आप लोगों को हमने कल बताया था, जो फिशर का अप्रोच है पीरियड ऑफ टाइम पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? पीरियड ऑफ टाइम पर आधारित है इनकी थ्योरी। पीरियड ऑफ टाइम पर बेस्ड है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? एक समय अवधि बात करते हैं, यानी ये मनी सप्लाई की भी बात करते हैं तो एक समय अवधि में मनी सप्लाई कितनी है उसकी चर्चा करते हैं। और जब हमने आपको बहुत चीजें पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो जब किसी भी वेरिएबल को आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखते हैं तो उस तरह के वेरिएबल होते हैं फ्लो वेरिएबल। यानी ये मनी को कैसा लिए हैं? मनी को मनी को फ्लो के तौर पे लिए हैं, यानी प्रवाह पर लिया गया है। ठीक है, और पांचवी बात, इनके मॉडल में क्या खास बात थी? ये केवल मनी सप्लाई पर ध्यान दिए हैं, मनी सप्लाई पर ध्यान दिया है, मनी के डिमांड पर उतना ध्यान नहीं दिया है। और इनके मॉडल की थ्योरी की क्या खास बात है? इनकी थ्योरी में वी कांस्टेंट है। ठीक है, वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट है और वी किस पर बेस्ड है? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पर। वी को ये किस पर बेस्ड मानते हैं? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पर, यानी संस्थागत जो चर होते हैं उस पर आधारित मानना है वी को, यानी वेलोसिटी जो मनी की है वो किस पर बेस्ड है इनके अकॉर्डिंग? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो होते हैं जैसे एटीएम हो गया, एटीएम मशीन हो गया, क्रेडिट कार्ड, ये शॉर्ट रन में स्थिर होते हैं, इनको शॉर्ट रन में बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, इसीलिए ये वी को कांस्टेंट मानते थे इन द शॉर्ट। ठीक है, और सातवां पॉइंट इनकी थ्योरी में क्या है? ये मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को लिया था, यानी मनी के किस फंक्शन को इन्होंने लिया था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को लिया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को लिया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल देखा था कि ये फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी। अब फिशर ने भी वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड किया मनी सप्लाई और मनी डिमांड के जरिए, लेकिन इन्होंने मनी सप्लाई पे ज्यादा ध्यान दिया, बस इतनी बात। अब आइए चलते हैं हम कैम्ब्रिज की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टार्ट। ठीक है, कैम्ब्रिज क्यूटीएम। कैम्ब्रिज क्यूटीएम या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है कैश बैलेंस अप्रोच। ठीक है, इसको कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, कैश बैलेंस अप्रोच। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे नगद शेष दृष्टिकोण। ठीक है, नगद शेष दृष्टिकोण। आज हम लोग इसको जो है समझने वाले हैं। ये पहले किसने दिया भाई? इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट
आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर जी आवाज चली गई। आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर दे रहा हूँ। अब हम लोग कैम्ब्रिज क्यूटीएम को पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज क्यूटीएम। ठीक है, कैम्ब्रिज क्यूटीएम, इसको हमने आपको बताया कि इसको कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं। कैश बैलेंस अप्रोच भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं नगद शेष दृष्टिकोण। ठीक है, नगद शेष दृष्टिकोण, कैश बैलेंस। तो आइए देख, कैश बैलेंस अप्रोच जिसको हम लोग कैम्ब्रिज दृष्टिकोण भी बोलते हैं, अप्रोच भी बोलते हैं, वो है कि इसको कौन दिया? इसके मेन कर्ता धर्ता कौन है? मार्शल। इसको कौन दिया? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल ने दिया। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं मार्शल को। हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने ही ये थ्योरी दी। ठीक है, अब ये थ्योरी का फोकस किस पर है? इस थ्योरी का जो मेजर फोकस है वो किस चीज पे? देखो, एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखो कि चाहे वो फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हो, चाहे वो आपकी की क्यूटीएम, दोनों का उद्देश्य सेम है। उद्देश्य क्या है? मोटिव क्या है दोनों का? कि मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करना, वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन करना। और भी कैसे? थ्रू मनी सप्लाई, मनी डिमांड। बट दोनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस। जैसे फिशर ने क्या माना? मनी सप्लाई को ज्यादा ध्यान दिया, मनी सप्लाई को वो अलग तरीके से डिफाइन किए। ठीक है, वहीं कैम्ब्रिज मनी डिमांड पर ज्यादा फोकस करती है, इन्होंने मनी डिमांड या मनी सप्लाई को अलग तरीके से डिफाइन किया। तो दोनों का तरीका अलग है। ठीक है, बट जो मैकेनिज्म है वो सेम है। और मैकेनिज्म क्या है? मनी सप्लाई, मनी डिमांड के जरिए जो है मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करना। बट दोनों विचार है मनी सप्लाई और मनी डिमांड को लेके, वो अलग अलग। तो उसी को हम लोग देखें। अब इनका फोकस क्या है? पहला फोकस है, ये मनी के जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को नहीं लेते हैं। जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज से बेहतर है, स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन काम करता है। यानी इन्होंने मनी के किस फंक्शन पे जोर दिया? स्टोर ऑफ वैल्यू।
स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। यानी मुद्रा जो है, मुद्रा जो है मूल्य के संचय का काम करती है, यानी स्टोर ऑफ। दूसरी खास फोकस इनका किस पे था, जैसे फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो पीरियड ऑफ टाइम पर आधारित है। इन्होंने पीरियड ऑफ टाइम को नहीं लिया है, इन्होंने पॉइंट ऑफ टाइम को लिया है, पॉइंट ऑफ टाइम को लिया है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम पर आधारित है, ठीक है। तीसरा इनका फोकस किस पे था, अब भाई पॉइंट ऑफ टाइम पर आधारित है तो इन्होंने मनी को कैसे लिया होगा, भाई उनकी थ्योरी, फिशर की थ्योरी पीरियड ऑफ टाइम पर आधारित थी, तो मनी को उन्होंने फ्लो ले लिया था। इनका मनी कैसी, मनी एज अ स्टॉक वेरिएबल है, स्टॉक नॉट फ्लो। यानी यहाँ पे जो मुद्रा है स्टॉक चर के रूप में है, क्योंकि उसका एक निश्चित समय पर निर्धारण हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, न कि पीरियड ऑफ टाइम पे, समय अवधि में नहीं हो रहा है, समय निश्चित समय पे, ठीक है। और चौथा फोकस इनका किस पे था, ये मनी डिमांड पर ज्यादा फोकस करते हैं, मनी डिमांड पर ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है, ज्यादा ध्यान दिया है, मनी डिमांड पे ज्यादा ध्यान। पांचवा, इनकी जो थ्योरी है ज्यादा बिहेवियरल है, ज्यादा वास्तविकता से संबंध रखती है, यानी जो ये ह्यूमन मोटिव को ज्यादा ध्यान देते हैं, मोटिव्स को ध्यान देते हैं। ह्यूमन मोटिव्स जो है, जो मनुष्य की जो उद्देश्य हैं, वो किससे संबंधित होते हैं, सब्जेक्टिव वैल्यू पर। हर व्यक्ति का जो उद्देश्य है अलग अलग। जैसे फिशर क्या कहते थे, फिशर ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर आधारित है उनकी थ्योरी, यानी जो फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो एक कॉमन विचारधारा को मान करके चलते, लेकिन जो मार्शल या कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि ये जो थ्योरी है हमारी, ये सब्जेक्टिव विचारधारा पर आधारित है, यानी हर व्यक्ति के भावनाओं को समझ करके थ्योरी देंगे, यानी सब्जेक्टिव वैल्यूज पर आधारित है इनकी थ्योरी, सब्जेक्टिव वैल्यूज पर आधारित। सब्जेक्टिव वैल्यूज जैसे साइकोलॉजी, यानी मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी है, एक आदमी की मनोवृत्ति कैसी है, उस पर आधारित, ठीक है, साइकोलॉजी पर आधारित। और किस पर आधारित, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और किस पर आधारित है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनिश्चितता। यानी इनकी जो थ्योरी है वो ह्यूमन मोटिव पर ज्यादा आधारित है, ठीक है। यानी हर व्यक्तिनिष्ठ थ्योरी इन्होंने दिया, हर व्यक्ति की साइकोलॉजी, मनोवृत्ति पर, एक्सपेक्टेशन यानी उसकी आशाओं पर, और उसकी अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, उससे जुड़ी हुई है थ्योरी। तो इन 5 चीजों पर ये फोकस कर, ठीक है। यानी इनका दोनों थ्योरी का कंक्लूजन सेम ही निकलेगा कि भाई मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो प्राइस भी बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। बट दोनों के जो विचार हैं, कंटेंट हैं, वो अलग अलग है। तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले दोनों में डिफरेंसेस क्या है उनको थोड़ा सा एक दो पॉइंट में देख लेते हैं, ठीक है, कि दोनों थ्योरी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है। अंतर क्या है, पहला अंतर है कि फिशर जो थे, हमारे जो फिशर थे, पहला अंतर क्या है कि फिशर ने मनी के किस फंक्शन को लिया, तो लिख लीजिए, फिशर ने मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लिया था। क्या लिया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लिया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को
लिया था, जबकि कैम्ब्रिज क्या लिए हैं, मनी के स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को लिया है, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को लिया है। ये पहला डिफरेंस, यानी फिशर जो हैं वो मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लिया था अपनी थ्योरी में, जबकि कैम्ब्रिज किसको लिए हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि फिशर की जो थ्योरी है, फिशर की थ्योरी पीरियड ऑफ टाइम पर, फिशर की जो थ्योरी है वो पीरियड ऑफ टाइम पर आधारित, ठीक है, यानी पीरियड ऑफ टाइम पर बेस्ड है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम पर बेस्ड है, जबकि कैम्ब्रिज की थ्योरी किस पर बेस्ड है, पॉइंट ऑफ टाइम पर आधारित, पॉइंट ऑफ टाइम पर बेस्ड है। ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम पर बेस्ड है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस क्या है भाई इस थ्योरी में, कि फिशर ने मनी को फ्लो वेरिएबल माना, जबकि कैम्ब्रिज स्टॉक वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, फिशर ने मनी सप्लाई पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि कैम्ब्रिज मनी डिमांड पर ज्यादा फोकस किया या ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है ना सभी को? एक बार बताइए, सभी लोगों ने लिख लिया? बोलो भाई। जी सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं कि जो कैम्ब्रिज थ्योरी है वो बताती क्या है। ठीक है, अब आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो मुद्रा का मूल्य है, ठीक है, मुद्रा का जो मूल्य है या फिर जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो कैसे डिटरमाइन होती है, थ्रू मनी सप्लाई और मनी डिमांड। जहाँ पे दोनों इक्वेट होंगी, इक्वल होंगी, वहीं पे वैल्यू ऑफ मनी जो है डिटरमाइन। और ये दोनों में कॉमन है, चाहे वो फिशर हो चाहे वो कैम्ब्रिज हो, ये चीज दोनों लोग बोलते हैं। बट दोनों के मनी सप्लाई और मनी डिमांड को जो डिफाइन किए हैं जिस तरीके से, उसमें अंतर। तो सबसे पहले हम लोग मनी डिमांड को समझेंगे कि जो हमारे कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं, मार्शल, पीगू और ये लोग, ये मनी डिमांड को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो देखो, हमने अभी आपको बताया कि जो हमारे कैम्ब्रिज हैं, चाहे मार्शल साहब, वो कहते हैं कि जो एक पर्सन है, जो लोग होते हैं, वो मनी की डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मुद्रा है, जो मनी है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू की शक्ति है, उसमें पावर है। यानी जो मुद्रा है उसमें मूल्य के संचय की शक्ति,
यानी स्टोर ऑफ वैल्यू की पावर है। और जब हम मुद्रा को अपने पास एक कैश के रूप में रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने पास जितनी मुद्रा रखी है उसके बराबर इकोनॉमी में जितनी वस्तुएं और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मानो हम उसको अपने पास संचित करके रखें। यानी आप लोग समझो कि नहीं इसकी बात? इसका मतलब ये है कि मनी डिमांड किसको कर रहे हैं, यानी लोग जो अपने पास नगद के रूप में पैसा रखे हैं उसको ये सोच के चल रहे हैं कि उस पैसे की, जो पैसा हमने रखा है उस पैसे के बराबर जो इकोनॉमी में जो वस्तुएं या सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मानो उनको ही हमने रखा। यानी मनी डिमांड को इन लोगों ने कैसे माना? वास्तविक यानी रियल बैलेंस माना, कैश बैलेंस माना, यानी रियल सेंस में डिफाइन किया है, फिजिकल टर्म्स में, यानी वस्तुओं और सेवाओं के टर्म्स में डिफाइन किया है। यानी आप जितना मनी डिमांड कर रहे हो, कैश के रूप में रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में उस मूल्य के बराबर आप वस्तुएं रख रहे हो। इसका मतलब समझ गया ना? ये बात क्लियर है कि नहीं सभी को? बताओ भाई। अब आप सवाल ये उठता है कि लोग अपने पास मनी रखते क्यों हैं? क्या जरूरत है? क्यों भाई मनी आप क्यों रखते हो? बिकॉज ऑफ वर्तमान की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए, और दूसरी बात भविष्य की भी जरूरत को पूरा करने के लिए भी हम लोग मनी रखते हैं अपने पास। भविष्य में मान लो बीमारी हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया, शादी करना है किसी को, बेटी की शादी करनी है, बीमारी आ गई, हेल्थ की दिक्कत हो गई, तो इन सब चीजों के लिए भी हम लोग पैसा रखते हैं। या कहीं निवेश करना है हमें, ठीक है, बॉन्ड में निवेश करना है, उसका फायदा उठाना है, तो ये सब चीजों को मनी डिमांड में डालती है। यानी लोग कैश की डिमांड क्यों करते हैं, मुद्रा को स्टोर क्यों करके रखना चाहते हैं? क्योंकि वो वर्तमान की आवश्यकताओं को भी अपना पूरा करना चाहते हैं, फ्यूचर की भी आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहते हैं, और फ्यूचर में जो मनी से उनको लाभ मिल सकता है उसके लिए भी जो है वो मनी स्टोर करके रखते हैं। जैसे बॉन्ड में निवेश करना, ठीक है, बट इस वाले पे ज्यादा उनका ध्यान नहीं था। उनका बस इतना था कि भविष्य में मान लो कुछ भी जरूरत आ गई, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, बीमारी है, कुछ भी, उसके लिए भी हमें जो है मनी जो है होल्ड करके रखना। तो मनी डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड फॉर कैश। मनी की डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड फॉर कैश, ठीक है, डिमांड फॉर कैश। आप लोगों को एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि ये जो कैम्ब्रिज ही थे कि जो कीन्स, भाई आगे हम लोग कीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे। कीन्स की जो थ्योरी है वो कैम्ब्रिज से ही कहीं ना कहीं सीख लेके बनी। कैम्ब्रिज ने ही पहले ही बता दिया ना इन्होंने कि जो लोग हैं वो मनी की डिमांड क्यों करते हैं? वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भविष्य की, और जो भविष्य में एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भविष्य में उनकी निवेश करने की जो मनोवृत्ति है, साइकोलॉजी है, उस पर भी निर्भर करता है कि वो डिमांड कितना कैश की कर रहे हैं, मनी की कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दोनों, जबकि फिशर क्या कहते थे? फिशर कहते कि जो मनी डिमांड है वो एक व्यक्ति एक समय अवधि में करता है। फिशर कैम्ब्रिज के कंपेयर में क्या कहते थे? फिशर कहते थे कि जो मनी डिमांड है एक व्यक्ति एक समय अवधि में करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज को विनिमय के माध्यम से, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से उसका प्रयोग करता है वो मनी का। जबकि ये लोग क्या कहते हैं कि मुद्रा, मनी की डिमांड कैसे डिफाइन किया इन लोगों ने? डिमांड फॉर कैश। यानी लोग मुद्रा क्यों रख रहे हैं? बिकॉज ऑफ उनको वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, भविष्य में कितना निवेश करना है, इस हिसाब से भी लोग जो है मनी की डिमांड करते हैं। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि मनी की डिमांड क्या है, लेकिन मनी की डिमांड कितनी की जाए ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्यों भाई मनी की डिमांड कितनी की जाए? अब सवाल ये उठता है, मनी की डिमांड क्या है वो हमने समझ लिया कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग,
बट मनी की डिमांड कितनी की जाए, कितना पैसा अपने पास रखा जाए होल्ड करके। यानी किसी निश्चित समय पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक आदमी कितना मुद्रा अपने पास रखेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? क्यों भाई? किसी समय बिंदु पर या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन जो है वो अपने पास कितनी मनी रखेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्यों भाई? अब भाई मान लीजिए एक वर्ष में राष्ट्रीय आय यानी उत्पादन जो है हुआ, ठीक है, एक वर्ष में जितना उत्पादन हुआ, उस उत्पादन का किसी निश्चित समय पर हम सारा का सारा तो उपभोग कर नहीं लेंगे ना। राष्ट्रीय आय का छोटा सा पार्ट हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को रखते हैं। राष्ट्रीय आय का छोटा सा पार्ट हम नगद रूप में या कैश के रूप में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक वर्ष में जितना भी राष्ट्रीय आय का उत्पादन हुआ, नेशनल इनकम का प्रोडक्शन हुआ, उस इनकम को हम एक निश्चित समय में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम सारा का सारा कंजप्शन नहीं कर देंगे। मतलब पूरी नेशनल इनकम का उसका एक छोटा सा भाग के बराबर हम गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। तो भाई ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं? ऐसे ही सोचेंगे ना। और उसके लिए जितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी, जितनी मनी की आवश्यकता होगी, उतनी मनी हम क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, रख लेंगे। क्यों भाई? समझ में आया कि नहीं? बताओ थोड़ा जल्दी जल्दी। क्यों भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? जूही, शौकत, अवधेश, दीपक, शालिनी, जी सर जी हाँ। अंजलि। ओके, ओके, गुड। तो हमने ये देखा, अब ये इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय का यानी नेशनल इनकम का एक छोटा सा भाग हम लोग जो है उस उन वस्तुओं को खरीदने के लिए मनी रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्टिव भूमिका है, यानी मनी जो रखना है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सब्जेक्टिव विचारधारा है। इनकी जो थ्योरी है वो सब्जेक्टिव परसेप्टिव पर, यानी व्यक्तिनिष्ठ आधार पर। जबकि फिशर क्या कहते थे, ये सब्जेक्टिव पर आधारित फिशर की थ्योरी नहीं थी, वो ओवरऑल सेंस में बात करते थे। बट ये हर व्यक्ति को लेके चल रहे हैं। इनका मानना था, जो कैम्ब्रिज थे, इनका मानना था कि एक एक व्यक्ति किसी निश्चित समय पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो कितनी मनी अपने पास रखेगा, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। वो कितनी मनी रखेगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कैम्ब्रिज ने कहा कि इस पर व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है, यानी एक व्यक्ति अपने पास कितनी मुद्रा रखेगा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, प्रत्येक व्यक्ति की कैसी साइकोलॉजी, वो किस तरह से सोचता है, ठीक है, भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, किस तरह से वो अनिश्चितताओं के संबंध में सोचता है, अनसर्टेनिटी के बारे में सोचता है, और किस तरह से वो दुर्घटना के बारे में, भविष्य में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उसके बारे में कैसे सोचता है, भविष्य में आर्थिक नीतियों में जो परिवर्तन आने वाले हैं वो किस तरह से उसको सोचता है। कहीं मान लीजिए कोविड आ गया, कोविड में मर न जाए, तो उसके बारे में वो किस तरह से सोचता है कि भैया अभी कितना पैसा रखना है, कोविड में मान लो कोविड हो गया तो कैसे उससे निपटा जाए, ठीक है। अभी मान लीजिए युद्ध उद्ध बहुत चल रहा है, अमेरिका हर जगह टैरिफ लगाए पड़ा हुआ है, तो बहुत जहाँ पे टैरिफ लगा रहा है, इराक, ईरान, वेनेजुएला, इन सब में तो युद्ध की भी सिचुएशन हो गई। तो वहाँ के लोग जो मनी रखने के बारे में सोचेंगे ना कि भाई युद्ध हो रहा है, ऐसी स्थितियों में क्या स्थितियां बनेंगी, उस समय मेरे पास मनी रहेगी, नहीं रहेगी तो क्या होगा, और रख लूंगा तो थोड़ा फायदा में रहेगा, ठीक है। तो ये तमाम व्यक्तिगत सोच है लोगों की, उसके ऊपर जो है उसको ध्यान में रख करके एक आदमी जो है वो मनी की डिमांड करेगा, मनी को स्टोर रखने के बारे में सोचेगा कि हमें कितनी मनी रखनी चाहिए, मनी की डिमांड कितनी करनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आया? यानी इनकी थ्योरी एक तरह से व्यवहारिक है कि नहीं? क्यों भाई, बिहेवियरल है कि नहीं? जबकि फिशर की थ्योरी बिहेवियरल नहीं थी, वो एक मैकेनिज्म था, बस एक तंत्र था। जबकि इनकी थ्योरी ज्यादा बिहेवियर आधारित।
और वो भी व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव अप्रोच पर आधारित। ये ज्यादा अच्छी थ्योरी, बेहतर थ्योरी है कि नहीं फिशर की थ्योरी से कैम्ब्रिज की। तो मनी की डिमांड सभी को क्लियर है? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताइए। अब मनी की डिमांड को इन्होंने एक इक्वेशन के जरिए समझाया कि जो मनी की डिमांड होती है, हमने अभी क्या आपको बताया कि जो राष्ट्रीय आय होती है, जो रियल इनकम होती है, रियल नेशनल इनकम, उसका एक छोटा सा भाग होती है, उसको उन्होंने स्मॉल के से, यानी दिस इज मनी डिमांड इक्वेशन। मनी डिमांड को उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि लोग जो है रियल नेशनल इनकम का, ये वाई क्या है, वाई इज द रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम समझते हो आप लोग? रियल और नॉमिनल में क्या अंतर? रियल का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उनका ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तभी तो हमने आपको अभी बताया ना कि लोग जो मुद्रा रख रहे हैं अपने पास, वो जो पैसा रखे हैं वो ये भी सोचते हैं कि हम उस मूल्य के बराबर गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास हैं, वो ये सोच के चलते हैं, यानी रियल सेंस में सोच है कैम्ब्रिज। तो नेशनल इनकम का एक छोटा सा भाग जो है लोग मनी की डिमांड करते हैं, यानी राष्ट्रीय आय का केवां भाग, केथ पार्ट, लोग एक निश्चित समय में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रखेंगे अपने पास। ठीक है, जबकि वहीं हम फिशर के बारे में क्या पढ़े थे, एक निश्चित समय अवधि में पढ़े थे। तो दोनों में देखो अंतर समझ में आया। अब मनी सप्लाई की ओर बढ़ते हैं। मनी सप्लाई को कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्टों ने कैसे डिफाइन? फिशर ने मनी सप्लाई को एक निश्चित समय अवधि में डिफाइन किया, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम में डिफाइन मेजर किया, जबकि जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे पॉइंट ऑफ, यानी कैम्ब्रिज कहते हैं कि मनी एक निश्चित समय से संबंधित होती है, उसका रिलेशन जो है पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित होता है, यानी किसी निश्चित समय पर मनी की एक इकाई केवल एक ही बार प्रयोग की जाएगी ना। एक निश्चित समय में मनी की एक यूनिट एक ही बार प्रयोग होगी ना। तो जब एक ही बार प्रयोग ही होगी तो इसका मतलब कैम्ब्रिज की थ्योरी में वेलोसिटी नामक कोई चीज नहीं। वेलोसिटी का रेलिवेंस कब है? वेलोसिटी का रेलिवेंस तभी है जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, किसी समय अवधि की बात करते हैं, तभी मुद्रा के चलन वेग का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन हम मनी को पॉइंट ऑफ टाइम पर ले रहे हैं। मनी सप्लाई को उन्होंने कैसे डिफाइन किया कैम्ब्रिज वालों? पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय पर मुद्रा की एक इकाई कितनी बार प्रयोग की जा रही है, तो एक ही बार निश्चित समय पर तो एक ही बार प्रयोग की जाएगी ना। तो यानी इनकी थ्योरी में वी का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए मनी सप्लाई में हम उसे रखेंगे ही नहीं, सम्मिलित ही नहीं करेंगे, क्योंकि रोल ही नहीं। तो मुद्रा की पूर्ति कितनी होगी, एक कैसे डिफाइन होगी? जितनी मुद्रा इकोनॉमी में उस समय सर्कुलेट हो, सर्कुलेशन में है या सर्कुलेट हो रही है, जिसको इन्होंने एम से या एमएस से कह लो डिफाइन। दिस इज मनी। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, संतुलन कहाँ होगा भाई? यानी इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे मनी सप्लाई मनी डिमांड के बराबर होगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई मनी डिमांड के बराबर, मनी डिमांड क्या है, के वाई, दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब ये तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई। अब इन लोगों ने कैसे वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन किया? तो जो ओरिजिनल जो मार्शल की इक्वेशन है, अभी आपको मैं जो हर जगह बुक में आपको इक्वेशन मिलती है उसके बारे में भी बताऊंगा, बट जो मार्शल की जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो यही है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है मार्शल। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन। जबकि आप मार्केट में जो इक्वेशन देखते हो एम बराबर के पी वाई, ये ओरिजिनल नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा मॉडिफाइड है। ठीक है, ओरिजिनल मार्शल की जो इक्वेशन है, जो उनके आर्टिकल्स वगैरह में मिलती है, वो ये है एम बराबर के वाई। इक्विलिब्रियम में वो एम एस एम डी एम एस बराबर है, तो ये एम एस।
ठीक है। अब वैल्यू ऑफ मनी को उन्होंने वैल्यू ऑफ मनी इक्वेशन कैसे जनरेट की, उसको उन्होंने कैसे प्राप्त कराया, वो ये तरीका है। यानी वैल्यू ऑफ मनी यानी वीएम, वैल्यू ऑफ मनी को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, के वाई डिवाइडेड बाई एम एस या एम डी। ठीक, दिस इज वैल्यू ऑफ मनी इक्वेशन। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। अब जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं, देखो फिशर और कैम्ब्रिज को यहीं पे आप लोग अच्छे से समझ सकते। फिशर कहते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो जाता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। और क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, आप लोगों को सभी लोगों को पता है, वो इनवर्सली रिलेटेड है प्राइस लेवल। यानी अगर मनी सप्लाई के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही तो इसका मतलब प्राइस लेवल बढ़ रहा है। ये फिशर ने बताया था। इससे एग्री भी करते हैं कैम्ब्रिज, लेकिन कैम्ब्रिज एक और बात कहते हैं मनी सप्लाई के बढ़ने से तो भाई वैल्यू ऑफ मनी कम तो होगी होगी, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी को एक और वेरिएबल है जो प्रभावित करता है, जो अफेक्ट डालता है, वो है के, मनी की डिमांड। के भी जो है वैल्यू ऑफ मनी को प्रभावित करता है। यही काम था कैम्ब्रिज वालों का। कैम्ब्रिज वालों ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एक नया एंगल दिया। उन्होंने कहा कि मनी सप्लाई के ही जरिए वैल्यू ऑफ मनी अफेक्ट नहीं होती, मनी की डिमांड के जरिए भी, यानी इस के जरिए भी वैल्यू ऑफ मनी अफेक्ट होती। तो इसमें पहला केस ले लेते हैं, केस वन। केस वन, अगर के अधिक है, अगर के अधिक है मतलब बढ़ रहा है, के अगर अधिक है तो इसका मतलब क्या है, लोग अपने पास पैसा जो है नगद रूप में स्टोर ज्यादा कर रहे हैं। जब लोग स्टोर ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब वर्तमान में जो उपभोग कर रहे हैं वो उसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी वो एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, यानी व्यय कम कर रहे हैं। क्या कम कर रहे हैं? व्यय कम कर रहे हैं। अब व्यय कम करेंगे तो आप लोग बताइए, मनी की डिमांड आप ज्यादा कर रहे हो, होल्ड करके ज्यादा पैसा रख रहे हो, तो व्यय कम कर रहे हो। व्यय कम कर रहे हो तो इसका मतलब मार्केट में वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी बेटा? कम हो जाएंगी, प्राइस गिर जाएगा। अब प्राइस गिरने से क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? आप सस्ती वस्तुओं, सस्ते दाम पे आपको अधिक वस्तुएं मिल जाएंगी मनी से, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। यानी के अधिक है तो वैल्यू ऑफ मनी अधिक होगी। दोनों ऊपर है ना, तो ऊपर है तो के बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ेगी। समझ में आया? तो देखो, इन्होंने मनी डिमांड भी वैल्यू ऑफ मनी को प्रभावित करती है, कैम्ब्रिज वालों ने प्रूव कर दिया। क्यों भाई, समझ में आया? बताइए। और केस टू देखिए, केस टू क्या है? केस टू दूसरे कलर से देख लेते हैं। भाई ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? आप लोग बताइए जरा, सभी को क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। बताओ भाई, सभी को क्लियर है यहां तक? बोलिए। सर सर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन भी कम होगा क्या सर फिर उससे? वो उसको अभी मत ले आइए, ठीक है? इन्वेस्टमेंट और नहीं, प्रोडक्शन किस, ठीक है, उसको जी, यहाँ पे मत ले आइए, नहीं नहीं ठीक है? कोई, ये क्लियर हुआ वो सर। यहाँ पे मत ले आइए, नहीं तो उससे क्या है ना कि आप अलग एंगल थ्योरी को दे दोगे, कीन्स और इन सब में भी चला जाएगा। ठीक है, अभी आप बस इतना देखो कि मनी डिमांड यानी कि अगर बढ़ेगा, लोग अपने पास मुद्रा ज्यादा रखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है वैल्यू ऑफ मनी पर क्या पड़ेगा, टू प्राइस ले, तो बढ़ेगा। ठीक है ना? क्यों भाई, काजोल, शालिनी, जूही, शौकत, अंजलि, सभी को क्लियर है ना? अवधेश,
बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहे हो? सब लोग बताओ। सब लोग पूरी खाने थोड़ी है तुम लोग। जी सर, जी सर, जी हाँ सर। हाँ, बताते रहो, बोलते रहो भाई। हम इतना बोल रहे हैं यार, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। कहाँ से आए हो? खाना वाना खाए नहीं हो क्या? हैं? कि घर वाले निकाल दिए हैं घर से? अंजलि, तुमको स्पेशल बताना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लास में एक्टिविटी करते रहिए, उससे पता चलता है ना, कि हमें पता चलता है कि बच्चों को जो है क्लियर हो रहा है चीजें कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। थोड़ा आप, हमें पता भी चले ना कौन इंटरेस्टेड ज्यादा है पढ़ने में, उससे पता चलता है कि आप लोग कितना सिंसियरली चीजों को सुन रहे हो। अच्छा, तुम्हारे साइड डीजे बज रहा है, जूही जूही। तो बाद में बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। अच्छा, शादी है, शादी में जाओ, कुछ खाओ पियो। काहे के लिए क्लास कर रही हो? क्लास बाद में देख लेना। जाओ, निमंत्रण हो तो शादी में कूद पड़ो, उसका फायदा उठाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैं अब सब केस, सब टाटा बाय खत्म। हाँ और क्या, केस टू देखते हैं। केस टू में अगर के की वैल्यू कम है, के की वैल्यू कम है, यानी आप अपने पास पैसा कम रख रहे हो, नगद रूप में पैसा कम रख रहे हो, तो इसका मतलब आप व्यय ज्यादा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो। एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो, लोगों, दुकानदारों की वस्तुएं ज्यादा खरीद रहे हो, तो वे देख के अपने वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देंगे। कीमतें बढ़ा देंगे तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? बताओ भाई, कम हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। ये भी घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो जो हमारे कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि मनी सप्लाई के जरिए तो वैल्यू ऑफ मनी अफेक्ट होती ही होती है, लेकिन उन्होंने एक नया एंगल थ्योरी को दे दिया। ये जो मनी डिमांड है, वो भी कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ मनी को प्रभावित करती है। यानी कि जो कैश बैलेंस है, जो जो आप कैश रखते हो अपने पास, वो भी कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ मनी को प्रभावित करता है। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि कितना रखा जाए, यानी अपने पास लोग कितना पैसा रखेंगे, ये हमने आपको बताया ही था कि लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर निर्भर करता है। एकाएक चेंज हो सकता है इसमें। भाई मान लीजिए आपको पता चल जाए भारत भी आने वाले वैश्विक युद्ध में भाग लेने वाला है, तो आप लोग क्या सोचोगे? सडन अपना जो है साइकोलॉजी चेंज कर दोगे, यार पैसा वैसा सब जितना भी है सब कैश फॉर्म में रखो। कब कितनी जरूरत पड़ जाए क्या पता, भगवान भरोसे थोड़ी रहना है। अपने पास पैसा वैसा हाथ में रहना चाहिए। मान लीजिए भविष्य में आपको पता है कि भविष्य में जो है शेयर बाजार में उछाल आने वाला है, सारा का सारा पैसा आप हाथ में रखना चाहते हो, कैश के फॉर्म में रखना चाहते हो, कि लगे हाथ मौका पे चौका मार देंगे, निवेश कर देंगे और अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। तो ये सब एकाएक परिवर्तन, सडन एंड रैपिड चेंजेस इन द साइकोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशन, यानी जो साइकोलॉजी और एक्सपेक्टेशंस में सडन और रैपिड चेंजेज होते हैं, कैम्ब्रिज ने बोला। रैपिड और सडन जब चेंजेज होंगे तो उसके वजह से जो के है, तो आप इनकम का एक प्रोपोर्शन जो अपने पास नगद रूप में रख रहे हो, वो वो बहुत तेजी से अप्स एंड डाउन करेगा, बहुत तेजी से चेंज हो। ठीक है ना? क्यों भाई? तो क्या ये जनरली होता है ऐसा? क्यों भाई, क्या ये जनरली ऐसा होगा? मनी डिमांड, मनी यानी डिमांड यानी डिमांड के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी चेंज होगी, ये तो कैम्ब्रिज ने बता दिया। ठीक है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष के तौर पे उन्होंने कहा, निष्कर्ष के तौर पे कैम्ब्रिज ने कहा ये सामान्यतः नहीं चेंज होता। ये जो के है, ये के है, ये सामान्यतः यानी जनरल सेंस में चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, नहीं। भाई लोगों की एक्सपेक्टेशंस
बहुत रेयरली चेंज होती है, युद्ध की सिचुएशन बहुत रेयरली बनती है, ठीक है। कोरोना बहुत रेयरली आता है। अब ये सब चीजें आएंगी तभी तो के चेंज होगा, या जो है निवेश की स्थितियां बन जाए, तो ये बहुत रेयरली जो है सिचुएशन होगी कि के चेंज होगा। तो जो कैम्ब्रिज थे वो मानते थे कि ये सामान्यतः चेंज नहीं होता, यानी के जो है वो कांस्टेंट होता है, स्टेबल रहता है, के इज कांस्टेंट या स्टेबल। तो अगर के कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट ही है, तब जो है जो फिशर कह रहे हैं वो बात सिद्ध हो जाएगी। तब जो फिशर कह रहा है, जो फिशर कहता है वो बात सत्य होगी, ठीक है। और वो बात क्या है? अब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ऊपर नीचे है, डिनोमिनेटर पे है ये। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। जो फिशर कहते हैं मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये जो है जो फिशर ने कहा था वही बात कैम्ब्रिज में भी साबित हो जाएगी जब के कांस्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। सभी को क्लियर है ना? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द कैम्ब्रिज क्यूटीएम। ये है कैम्ब्रिज क्यूटीएम, ठीक है। एक एग्जांपल से दोनों फिशर तो और अच्छे से जो है आप मैथमेटिकली मतलब आते हैं तो आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों भाई, समझना चाहते हो ना? जैसे यहाँ पे ले लेते हैं फिशर और यहाँ ले लेते हैं कैम्ब्रिज, ठीक है। फिशर और कैम्ब्रिज, ठीक है। फिशर, इमेजिन करिए कि मान लीजिए एक जगह मेला लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग मेला नहीं जाते हैं, तो मान लीजिए मेला लगा हुआ है गांव में, ठीक है। जैसे गांव में मेला लगता है तो हम हमारे लोग जो बुजुर्ग लोग घर के होते हैं पैसा देते हैं, जाओ मेला घूम लो, बढ़िया। तो मेला छोटा सा गांव में लगा हुआ है, तो हर साल वहां जो है 100 खिलौने जो है बिकते हैं। कितने खिलौने बिकते हैं? 100 खिलौने। हर जगह खिलौने कितने हैं? खिलौने का उत्पादन कितना है? 100। खिलौना जो है कितना मिल रहा है? 100। यहाँ भी खिलौना मिल रहा है 100। खिलौना जो है दोनों में कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग और उसके जो प्रोडक्शन है वो सेम है, खिलौना का जो उत्पादन है वो 100 यूनिट का है, ठीक है। अब पहले फिशर को समझते कि फिशर थ्योरी क्या है। मेले में, ये मेले का एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। मेला, गांव में एक मेला लगा हुआ है और उस मेले में हर साल 100 खिलौने जो है बिकने के लिए आते हैं, यानी उत्पादन कितने का है? 100 खिलौने, ठीक है। तो फिशर को अगर मान लीजिए, फिशर का नजरिया समझते, तो मान लीजिए सरकार ने सबके घर में बोला कि सब लोग मेला जा रहे हो, चलो सबके घर में 1000 रुपए बांट दिया जाए। सरकार ने क्या बोला कि सब लोगों को मेला घूमने के लिए सबके घर में जो है 1000 रुपए दे दिए जा रहे हैं, जाओ एकदम बढ़िया से मेला घूमो। तो मनी सप्लाई कितनी हो गई भाई? 1000 रुपए। सबके घर में जो है 1000 रुपए बांट दिए। अब सबके पास पैसा ज्यादा है ना, सबके पास पैसा ज्यादा आ गया, तो सब मेले में जा करके उन 100 खिलौने का जो उत्पादन है उसको खरीदने के लिए बोली लगाए। भाई पैसा तो खूब है ना, सबके पास 1000 1000 रुपए है।
तो अब 1000 रुपए सबके पास पैसा पहुंच गया, 100 खिलौने के लिए ज्यादा बोली लगाएंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई तो बढ़ गई ना, लेकिन खिलौने के बीच के जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई सब अब खिलौने का उत्पादन तो सेम है ना, 100 यूनिट खिलौने हैं, अब पैसा सबके पास है तो सब लोग हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। तो जो खिलौने वाला है, जो खिलौनों को बेच रहा है, सोचेगा अरे यार सबके पास इतना पैसा है, तो खिलौने का दाम बढ़ाना शुरू कर देगा। क्या बढ़ाना शुरू कर देगा? दाम बढ़ाना शुरू कर देगा, प्राइस बढ़ाना शुरू कर देगा। और रिजल्ट उसका क्या निकलेगा कि पैसा मार्केट में इतना बढ़ गया कि क्या होगा, महंगा आ जाएगी, क्योंकि उत्पादन तो सेम ही है ना, 100 यूनिट ही खिलौने का है। अब मनी सप्लाई बढ़ गई तो लोग आप वस्तुओं खिलौनों को खरीदने के लिए क्या बोली लगाएंगे। अब बोली लगाएंगे तो बोली से जो है प्रोडक्शन तो सेम ही है ना, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो सेम ही है। तो मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़ने लगेगा इन द फिशर इक्वेशन। ये फिशर इक्वेशन की कहानी। लेकिन कैम्ब्रिज में क्या होगा? अब ये कि लोगों को डर लग रहा है, कैम्ब्रिज कहते हैं लोगों को मिला में डर लग रहा है कि अगले साल जो भाई गांव वाले क्या करते हैं, खेती किसानी करते, एग्रीकल्चर करते हैं, तो लोगों को डर लग रहा है खिलौना खरीद लेंगे, कहीं अगले साल बारिश न हुई तो। इसीलिए वो पैसा क्या करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, गुल्लक में रख लेंगे, अपने पास नगद रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे, यानी कैश बैलेंस में अपने जमा कर लेंगे, गुल्लक में जमा कर लेंगे। अब मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, बताओ भाई? यहाँ पर मनी की डिमांड, अब जब भाई जब गुल्लक ले रहे हैं तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कैश जो है वो ज्यादा रख ले रहे हैं अपने पास, मनी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मनी की खर्चा कम कर रहे हैं, तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब मनी की डिमांड बढ़ गई तो लोग चाहते हैं कि पैसा उनकी जेब में अब रहे, यानी अपने गुल्लक में रखना चाहते हैं, मेला में खर्चा ना हो, मेला से वो खिलौने ना खरीदें, बल्कि अपने पास पैसा रख लें। तो मार्केट में क्या होगा उसका, मेले में कोई खिलौना खरीद ही नहीं रहा है, खिलौना जो है खिलौने वाला खिलौना लेके बैठा हुआ है, और सब लोग अपने जेबा में पैसा लेके गए हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, वो स्टोर कर लिए हैं पैसा, क्योंकि उनको लगता है कि भैया भविष्य में, वो उनकी मनोवृत्ति काम कर गई ना, साइकोलॉजी, कि भाई अगले साल बारिश नहीं हुई तो कहाँ पाएंगे पैसा, खर्चा वर्चा करने के लिए पैसा तो रखना पड़ेगा ना। तो मनी की डिमांड है, यानी कैश नगद रूप में ज्यादा रखना पसंद करते हैं। जब नगद रूप में ज्यादा रखेंगे तो जो खिलौना लेके 100 क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है, वो सोचेगा यार खिलौना बिक नहीं रहा है, तो क्या करेगा, कीमत कम करना शुरू कर देगा, शायद कर देंगे खरीदना शुरू कर देंगे, तो कीमत कम करना शुरू कर देगा। कीमत कम करना शुरू कर देगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, सस्ते दाम में हम अधिक वस्तुएं खरीद लेंगे, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, बढ़। तो दिस इज द कैम्ब्रिज वर्जन, यानी कैम्ब्रिज ने क्या बोला, मनी की डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा, यानी मनी की डिमांड ज्यादा है तो वस्तुओं के दाम कम, वस्तुओं के दाम कम होंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी, यानी मनी की डिमांड में और वैल्यू ऑफ मनी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एज पर कैम्ब्रिज। और फिशर वहीं क्या कहते हैं कि मनी की सप्लाई ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो वैल्यू ऑफ मनी कम, ये फिशर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिशर एंड कैम्ब्रिज। क्यों भाई, सभी को क्लियर है ना बेटा? एक बार बताइए आप लोग, मेला वाला समझ में आया ना? ओके, तो आज यहीं तक करते हैं, ठीक है? अब कल हम लोग